दिल्ली से बड़ी खबर और कहें कि राहत भरी खबर, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के दैनिक केस घटकर 6,500 तक पहुंच गए हैं। ये दावा किया है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 12 से गिरकर 11% तक पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कल कोरोना के मामले 8,506 सामने आए थे, लेकिन आज 6500 के करीब नए मामले। तो ये थोड़ी राहत की खबर है। संक्रमण दर 11% तक पहुंचा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है। और नंबर्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले थोड़े कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए, और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1,000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। इससे हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। चलेंगे सीधा मुस्तफा शेख मेरे साथ मुंबई से, और दिल्ली से पंकज जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन अगर इसको एक बड़ी वजह माने, क्योंकि नंबर्स काफी कम आ रहे हैं, तो ठीक है, राहत है, लेकिन इसको फिर फौरी राहत माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जितनी बार भी उन्होंने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई है, उन्होंने कहा है कि हम मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे, पर्याप्त करेंगे। तो क्या अगर दोबारा से कुछ इस तरह का स्ट्रेन आता है, दिल्ली तैयार है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली को तैयार रखना बेहद जरूरी हो गया था। और जिस तरह से देश की राजधानी में आईसीयू अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है, 1200 आईसीयू बेड्स नए तैयार किए गए हैं, और साथ ही साथ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी भी सामने आई, और ये भी सामने आया कि अस्पतालों में किस तरह से बेड्स की कमी है। तो इन कमियों को पूरा करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर थी। लेकिन फिलहाल अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी ये होगा कि जो संक्रमण दर घट रही है, इसको फैलने से रोका जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल 17 तारीख तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी है, और उसके बाद अगर सरकार आगे लॉकडाउन को बढ़ाती है तो उसकी अपनी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये भी होगी कि अगर अगला स्ट्रेन आता है, तीसरी लहर देश भर में आती है, तो क्या दिल्ली तैयार है? इसे लेकर सरकार हालांकि पहले ही बयान दे चुकी है कि वो अलग अलग तैयारियां कर रही है। आज ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत भी की गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो गंभीर मरीज हैं, उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट किस तरह होगा उसके लिए कई बड़ी तैयारियां मैं रोकूंगी आपको। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, जरा पहले वो सुन लेते हैं। रुपए दिया गया है। नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरह से पूरी 1,051 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को दी जा रही है, ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह मिल सके। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि किसी भी तरह से, चाहे सरकार के पास जितने भी संसाधन कम हो, हमें कर्मचारियों की तनख्वाह का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इसका डिटेल चलेंगे सीधा। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां राजधानी दिल्ली ने की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं, और अभी मनीष सिसोदिया भी जिक्र कर रहे थे, यानी दिल्ली को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जरूरत यहां पर यह होगी कि मामले न बढ़े, ज्यादा मामलों में अगर कमी आ रही तो वो बरकरार है, और ज्यादा कमी आए। मुस्तफा शेख इस वक्त मुंबई से हमारे साथ है। मुस्तफा, वहां कोरोना का खतरा भी है और तूफान का खतरा भी है।
जी बिल्कुल नवजोत, जैसे कि आप देख सकेंगे कि हम लोग वर्ली के पास ही है, यहाँ पर भी समुद्र में आप देखेंगे हाई टाइड है, ये साइक्लोन की एक निशानी है। अब मुंबई में कई ऐसी कोविड फैसिलिटीज हैं जो कि टेम्पररी है, या तो फील्ड हॉस्पिटल है या समुद्र किनारे है। कई फैसिलिटीज दहीसर में और मुलुंड में, जहां पर कोविड जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी सेफर जगह पे, क्योंकि विंडफॉल जो है साइक्लोन का ये मुंबई में हो सकता है। तो वैक्सीनेशन भी रोक दी गई थी, इसलिए 2 दिनों तक असेसमेंट लगाई जा सके सरकार की तरफ से कि कितना इंपैक्ट होने वाला है इन फील्ड हॉस्पिटल्स पे, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। उसके बाद ही मंडे से वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। वैक्सीन इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है अब, क्योंकि सेकेंड डोज का जो टेन्योर है वो 12 हफ्तों तक बढ़ चुका है। तो क्या वैक्सीन फर्स्ट डोज 45 प्लस के लिए और 18 to 44 एज ग्रुप के लिए अवेलेबल होती है मुंबई महाराष्ट्र में, ये सोमवार के दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर कोविड ग्राफ की बात करें मुंबई और महाराष्ट्र के, तो वो काफी कंट्रोल में है। नवजोत बिल्कुल, और यही खबर दिल्ली से भी कि हालात थोड़े थोड़े नॉर्मल होते जा रहे हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में अगर वैक्सीन संकट की बात करें तो वो जरूर गहराता जा रहा है। संक्रमण दर कम जरूर हुई, लेकिन वैक्सीन संकट गहराया है। तो दिल्ली में कोवैक्सीन की जो डोज है वो 6200 ही बची है। कई सेंटर्स बंद करने पड़े हैं और जल्दी ही वैक्सीन नहीं पहुंची तो फिर आने वाले दिनों में कई और सेंटर्स को भी बंद किया जा सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जो 8500 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं, वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का संकट भी गहराता जा रहा है। कोवैक्सीन जो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर इस वक्त 6200 के आसपास ही स्टॉक जो है वो कोवैक्सीन का बचा हुआ है। और इस वक्त हम कोवैक्सीन के ही एक सेंटर पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटर है वो 2 दिन पहले शुरू है। 18 तारीख के जो इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चों के इंजेक्शन से वो 1 तारीख से शुरू होते, लेकिन इस विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही ये सेंटर जो है वो खुला है। और लगातार यहाँ पर राजनीति की बातें भी जो है सामने आ रही है। हमारे से गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं। ये बताइए सर, 18 प्लस के सेंटर्स तो सरकार ने पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आपकी विधानसभा में काफी देर से खुले, क्या वजह? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इसलिए भी लेट से खुला है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत देरी की। जब मैंने मीडिया वालों से बात करके सब जगह अपनी बात को रखा और ये कहा कि अगर मेरी विधानसभा में सेंटर नहीं खोले गए तो मैं भूख हड़ताल पर होने के लिए विवश होना पड़ेगा। और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ अनुरोध किया, उनके एडिशनल सेक्रेटरी से बात की और उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में बात की हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम साहब से, जो डीएम सादरा हैं उनको कहा, एसडीएम सादरा को कहा और सबको चिट्ठी लिखी। हमने कहा मैं आपको 3 या 4 दिन का टाइम देता हूँ, तब जाके मेरे यहाँ ये सेंटर खोला गया है। और आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेकर के? जी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत दिनों से मैं लगी हुई हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यही थी कि हमें कोवैक्सीन लगे। तो मगर बहुत मुश्किल से कल रात को स्लॉट मिला है, तो अब आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। और आइए रुक करते हैं भोपाल का। वैक्सीन सेंटर्स पर सुबह से ही वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकार के मुताबिक राज्य में 45 प्लस के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। 18 प्लस के लिए वैक्सीन की 12 लाख डोज आ रही है। मध्य प्रदेश में 18 साल से 44 साल और 45 साल से ऊपर के अधिक उम्र के लोगों को आज टीका लग रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन निर्धारित किए गए हैं टीकाकरण के लिए। हम इस वक्त भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके में मौजूद है। ये एक वीआईपी वैक्सीनेशन सेंटर माना जाता है, क्योंकि आसपास के तमाम जो वीआईपी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो आप देखिए सुबह से लोगों की कतार तो लग गई है जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल 500 वैक्सीन जो है इस सेंटर में मौजूद है। शुरुआती दिनों में जरूर कुछ समस्याएं आती थी, क्योंकि लोग तो पहुंच जाते थे लेकिन वैक्सीन बेहद सीमित संख्या में होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन के दिन आगे बढ़ रहे हैं, जितने लोग वैक्सीन उपलब्ध है सेंटर में, उतने ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो इस सेंटर पर एक लंबी लाइन जो है आपको लोगों को दिख जाएगी जो पहला और दूसरा डोज लेने के लिए आए हैं। 500 वैक्सीन जो अंदर मौजूद है इस केंद्र में, उनमें से 250 वैक्सीन पहले डोज वालों के लिए है, तो वहीं 250 वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो अपना दूसरा डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरुआती दिनों में जरूर समस्याएं सामने आती थी सेंटर्स पर, लेकिन अब काफी हद तक व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो चुकी है। लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। सरकार का भी दावा है कि फिलहाल जो वैक्सीन उपलब्ध है केंद्र सरकार से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो पर्याप्त संख्या में है। जो 18 से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए करीब 5.5 करोड़
वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 12 लाख के करीब वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध है, इसलिए उनका भी वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके हिसाब से ही केंद्र निर्धारित किए जाएंगे और उन केंद्रों पर सीमित संख्या में ही वैक्सीन दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा अगर असर देखा जाए तो वो है कि फिलहाल अब वैक्सीन केंद्रों पर पहले जैसे हालात नहीं है, लेकिन जो इसका एक खामियाजा या फिर साइड इफेक्ट है वो ये कि वैक्सीनेशन धीमी गति से चलेगा और इसके चलते फिर वैक्सीनेशन जो है वो एक बड़ी आबादी तक पहुंचने में काफी लंबा समय ले लेगा और ये एक बड़ी चिंता की बात है फिलहाल सरकार के लिए। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है मार्च 2022 तक की, तब तक मध्य प्रदेश अपनी एक बड़ी आबादी को टीकाकरण के दायरे में ले आएगा। कोरोना को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। कैसे लगवाएं, कब लगवाएं, कोरोना हो जाए तो वैक्सीन लगाएं या फिर नहीं लगाएं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि जवाब जिनका आप भी जानना चाहेंगे। तो सुनिए जाने माने डॉक्टर और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन क्या कह रहे हैं। 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाए। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से अब चल रही है हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक की आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मोर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है, इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें वो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा। आज के दिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई कब लगवाई जाए दूसरा डोज, अब जो हम स्टडीज जैसे इंग्लैंड में हुई, उन्होंने अपनी तरीके से ये कहा कि पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते। इसके ऊपर अभी हिंदुस्तान में अभी मतलब चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो दिए हैं, पर हम मेडिकल प्रोफेशन वाले ये भी सोचते हैं कि अगर जो इतनी तेजी से एक एरिया में फैल रहा है, जैसे दिल्ली या महाराष्ट्र में फैल रहा है, तो उन लोगों को जिनके 2 डोज डिले किए जाएंगे उनको वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कि उस बीच में उनको बीमारी हो गई तो फिर वो वेस्ट हो गई पहला डोज और उनको उतनी ही तकलीफ हो गई। तो इसीलिए मेरा तो ये विचार है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे तो 6 हफ्ते पे वैक्सीन लगनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उससे ये भी लगता है कि जिनको बीच में 2 डोजेस के बीच में बीमारी जिनको लग गई उनके लिए उचित नहीं था। पर जहां पे ये जैसे अब दिल्ली में या महाराष्ट्र में कम होता जा रहा है तो हाँ गैप बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा लगता है ऐसा है कि थोड़ा डिले करने से इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो रिस्पांस है, एंटीबॉडी रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस है बॉडी का, वो ज्यादा तेजी से चलता है।
अब इसका आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, दोनों डोज 4 हफ्ते में लग गए। कुछ लोगों को, छोटी परसेंटेज को, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो आज के दिन सेकंड वेव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं, उनमें से कोई 5-7% को भी इन्फेक्शन हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। बट उसमें फर्क ये हुआ कि जिनको प्रोटेक्शन थी उनको बहुत माइल्ड अटैक आया, वो घर से ही ठीक होके 10-11 दिन में काम पे वापस आ गए। तो इसीलिए ये आप लोगों को पूरी विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है। आज के दिन अपने एरिया में वैसे 6 हफ्ते 12 हफ्ते वो जो आपके लोकल फिजिशियंस भी हैं, जो एडवाइजरी भी है, उसको फॉलो करें। तो वैक्सीन को लेकर उठने वाले सवाल और सावधानियों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, सुनिए जरा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पूरी तरह से निभाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं जब भी हमारी बारी आए, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले या जिनकी उम्र ज्यादा है, मोर देन 45 ईयर्स, उन सबको आके वैक्सीन लगानी चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए। इंडिया की कैपेसिटी पर डे वैक्सीनेशन की जितनी है उतनी रोज वैक्सीन अभी तक भी नहीं लग रही। तो ये जरूरी है कि जो 45 उम्र से ज्यादा लोग हैं वो जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी आके पूरा अपना वैक्सीन लगा के अपना शेड्यूल पूरा करें। साथ साथ जैसे बताया गया कि अब हमारे यहाँ पे कई वैक्सीन लोकली बनने लगी। गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दे दी है कि बाहर से जो वैक्सीन है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो भी अब उसका अप्रूवल जल्दी आ जाएगा। तो हम सबको ये उम्मीद है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में हमारे यहाँ पे काफी हद तक वैक्सीन आ जाएंगी और कई कंपनीज की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होंगी। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत को लेकर कोहराम मचा हुआ, दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेमडेसिविर के लिए आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी भीड़ की कोरोना की तमाम पाबंदियों की धज्जियां उड़ गई। चेन्नई की तस्वीर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी किस कदर मची है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये देखिए तस्वीर, जहां पर लोग ये इंजेक्शन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन क्या हाल है यहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम प्रोटोकॉल की खुलकर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चेन्नई की तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कितनी मारामारी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। चेहरे पर मास्क जरूर है, लेकिन दूरी का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। तो ये भीड़ है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पर लोग पहुंचे इंजेक्शन लेने के लिए। And they are not telling proper information stating that only 200 people can get or 500 people can get. At least they can give a proper communication that only 200 can be given today. Rest of the people will go back to their home and they will come the next morning. But till now they have not given any communication till this minute. And we are all like a mad dog standing here. चलेंगे सीधा अक्षय नाथ मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। अक्षय, ये नौबत क्यों आई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नवजोत, हम देख रहे हैं कि चेन्नई में लगभग बहुत सारे लोग अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, इसलिए ताकि वो रेमडेसिविर मेडिसिन प्रोक्योर करे उनके फैमिली मेंबर या रिलेटिव के लिए। और हम देख रहे हैं कि कल रात से कई सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे टोकन सिर्फ 300 लोगों के लिए दे रहे थे। और उसके बाद आज सुबह से कई और ज्यादा भीड़ हो गया था वहाँ पे, और अभी पूरा प्रोसेस भी फुल स्टॉप में है। और हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग उनके लाइफ के लिए हॉस्पिटल्स में है और उनकी रिलेटिव अभी यहाँ पे आके ये रेमडेसिविर मेडिसिन के लिए
बहुत तकलीफ से खड़े हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और पुलिस ऑफिसर्स वो क्राउड मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रहा है उन लोगों को। तो अभी ये सवाल है नवदीप ये कि कब यहाँ पे गवर्नमेंट ये सारी चीजें एडजस्ट करेगी। पहले ही चीफ ऑफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहाँ पे रेमडेसिविर मेडिसिन स्टोर कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए। सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी कि कहाँ है पुलिस प्रशासन, क्योंकि महामारी है, आपदा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस कदर वहां खड़े हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अक्षय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना रखिए, लौटेंगे बड़ी खबर पर, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से खबर जहां पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज नंदीग्राम के दौरे पर हैं। चुनाव नतीजों के बाद नंदीग्राम में हिंसक वारदातें हो रही हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप लग रहा है। धनखड़ नंदीग्राम के केनामारी जलपाई गांव पहुंचे। उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। धनखड़ ने कहा कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, लोगों के साथ हिंसा हो रही है, घर लूटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंभीरता से स्थिति को संभालेंगी। तेजारी तोड़ के ज्वेलरी लूट किया, ऐसा बोला। ठीक है। कोरोना के मामले तो घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। खासतौर पर 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को टीके लगाने में बेहद देरी हो रही है। दिल्ली में तो इस वर्ग का टीकाकरण अभी फिलहाल रोकना पड़ा है। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। तो ये कारण है कि 18 to 44 में जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनकी संख्या थोड़ी कम है। कोविशील्ड की अभी हमारे पास 8 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस मौजूद है। वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक भी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने आज केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए ऑक्सीजन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी उसको रिपोर्ट में कैद किया है और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा एलएमओ और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलकर हमारी मदद की। हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं।